हेलो, नमस्कार। मैं अमित पासवान आप सभी को अपनी कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सभी छात्र छात्राओं को सादर आमंत्रित करता हूं कि बड़ी से बड़ी संख्या में आएं और इस कक्षा से जुड़ करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। चलिए तो हम सभी अपना कक्षा का शुरुआत करते हैं। आज हमारी कक्षा 12वीं का है और कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान के प्रथम पाठ ठोस अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हाँ, कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान के प्रथम पाठ ठोस अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए कक्षा 12वीं का रसायन विज्ञान और इसका प्रथम पाठ है ठोसीय अवस्था। ठोसीय अवस्था। तो हम लोग प्रथम पाठ ठोसीय अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शीर्षक है पाठ का ठोसीय अवस्था। तो हम पहले शीर्षक से ही चलना शुरू करेंगे। ठोसीय अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पहले ऐसे पदार्थ की मूलतः और मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। 3 अवस्था होता है पदार्थ का, ठोस, द्रव और गैस। और ठोस, द्रव, गैस, इन 3 अवस्थाओं के अलावे भी ठोस की 2 और अवस्थाएं हैं। वो है प्लाज्मा स्टेट, प्लाज्मा अवस्था, और एक 5वां जो अवस्था है वो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था, BEC। यानी कि अगर पदार्थ की अवस्थाओं की बात करें तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं हो जाती है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, और एक 5वां अवस्था है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था। यानी कि पदार्थ की जो 5 अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी है? पहला हो गया ठोसीय अवस्था, दूसरा द्रवीय अवस्था और तीसरा गैसीय अवस्था। ये ध्यान दीजिएगा, गैसीय अवस्था। ठीक है, तो ये तीसरा अवस्था है गैस। और गैस के अलावे चौथा अवस्था प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था, चौथा प्लाज्मा, और 5वां है BEC। इसको बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था। तो ये 5 अवस्थाएं होती है पदार्थ की, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, और ये 5वां अवस्था है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था। तो इन 5 अवस्थाओं में इस चैप्टर में हमें ठोस अवस्था के बारे में विशेष रूप से बताया गया है। हाँ, ठोस अवस्था के बारे में विशेष रूप से बताया गया है। इस चैप्टर में रसायन विज्ञान के जो प्रथम पाठ है 12वीं कक्षा का, उसमें प्रथम पाठ में केवल ठोस अवस्था के बारे में हमें जानकारी दी गई है। तो हम लोग विशेष रूप से अभी इस कक्षा में ठोसीय अवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए तो ठोसीय अवस्था के अभिलक्षणों के बारे में देखते हैं। यस, हमारा पहला पॉइंट है ठोसीय अवस्था के अभिलक्षण। तो ध्यान रखिएगा, ठोसीय अवस्था का अभिलक्षण, यानी कि ठोसीय अवस्था की कौन कौन से गुण होते हैं, इन गुणों के बारे में हम पढ़ेंगे इस कक्षा में। तो बारी बारी से देखते हैं कि ठोस अवस्था के कौन कौन से गुण होते हैं। चलिए पहला गुण के बारे में, और ठोस का जो अंतः आणविक आकर्षण बल होता है वो काफ़ी प्रबल होता है। आप इस बात पे ध्यान देंगे कि ठोस अवस्था के अंतः आणविक आकर्षण बल प्रबल होता है, मतलब मजबूत होता है।
ठोसीय अवस्था के जो कण होते हैं वो आपस में काफी मजबूती से जुड़े होते हैं। तो ये पहला विलक्षण इसका है कि ठोसीय अवस्था का, ठोस का अंतः आणविक आकर्षण बल, अंतः आणविक आकर्षण बल, आकर्षण बल मजबूत होता है, मजबूत होता है या प्रबल होता है हम कह सकते हैं। इस ठोस का अंतः आणविक आकर्षण बल मजबूत होता है, यह पहला विलक्षण हो गया। दूसरा विलक्षण, इसके कणों के बीच, ध्यान रखिएगा, इसके कणों के बीच, यस, इसके कणों के बीच बहुत कम खाली जगह होता है, बहुत कम खाली जगह होता है। यस, ठोस के कणों के बीच बहुत कम खाली जगह होता है। यस, बहुत कम खाली जगह होता है, यानी कि इसके कण जो होते हैं वो पास पास होते हैं, सटे सटे होते हैं, पास पास होते हैं, इनके बीच बहुत कम खाली जगह होता है। चलिए तीसरा अभिलक्षण के बारे में देखते हैं। ठोस में, यानी कि इसमें संपीड्यता का गुण, ध्यान रखिएगा, संपीड्यता का गुण न के बराबर होता है, न के बराबर होता है, न के बराबर होता है। यस, ठोसीय अवस्था में संपीड्यता का गुण नहीं के बराबर होता है, न के बराबर होता है। तो हमें ध्यान देना है कि संपीड्यता क्या है। संपीड्यता पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ को हम दबा सकते हैं, धंसा सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि कोई पदार्थ है, मान ले कि ठोस है, ठोस है ये, ठीक है, तो ये ठोस है, मारकर क्या इसमें हम इसको धंसा सकते हैं, दबा सकते हैं? नहीं, यानी कि इसमें संपीड्यता का गुण नहीं होता है या नहीं के बराबर होता है। ठीक है, ठोस को हम दबा और धंसा नहीं सकते हैं, यानी कि इसमें संपीड्यता का गुण न के बराबर होता है, नहीं होता है। चलिए चौथा विलक्षण, चौथा विलक्षण देखेंगे कि जो ठोस अवस्था के जो ठोस होते हैं वो उनमें विसरण का गुण नहीं पाया जाता है। हाँ, आप ध्यान रखिएगा ठोस के अगला अभिलक्षण के बारे में कि ठोस के जो कण होते हैं वो ज्यादा विसरित नहीं होते हैं। ठोस में विसरण का गुण अन्य दो अवस्थाओं की तुलना में बहुत कम पाया जाता है। हाँ, ठोस में विसरण का गुण अन्य दो अवस्थाओं की तुलना में बहुत कम पाया जाता है। ये चौथा विलक्षण है। ठोस में विसरण का गुण अन्य दो अवस्थाओं की तुलना में, दो अवस्थाओं, अन्य दो अवस्था कौन कौन सी? तो द्रव और गैस, अन्य दो अवस्थाओं के तुलना में बहुत कम होता है, बहुत कम होता है या नहीं होता है। यस, ठोस में विसरण का गुण अन्य दो अवस्थाओं की तुलना में बहुत कम होता है या नहीं होता है। विसरण का गुण, विसरण क्या है इस बात पर हम लोग को ध्यान देना है। विसरण दो पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना, दो पदार्थों के कणों का आपस में स्वतः मिलना, मतलब अपने आप मिलना, स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। दो पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। तो
ठोस में विसरण का गुण बहुत कम होता है। क्या ठोस को अगर हम कहीं पे रखेंगे तो क्या इसका कण, जहां पर भी रखेंगे हम, क्या इसका कण उसमें समा जाएगा? नहीं समा जाएगा। तो ठोस में विसरण का गुण बहुत कम होता है। चलिए अगला अभिलक्षण के बारे में देखते हैं। ठीक है, आगे का अभिलक्षण क्या है? तो ठोस का जो पांचवा अभिलक्षण हो सकता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। इस ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठीक है, तो ये पांचवा अभिलक्षण है कि ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। अगर ये ठोस है, मान लिया जाए कि ये ठोस है, ठोस तो है ही मारकर, अगर इसको कहीं पर भी रखते हैं तो क्या इसके आकार में कोई परिवर्तन हो जाएगा? नहीं, इसका आकार जो है वो वही रहेगा। आकार निश्चित होता है ठोस का। आयतन की बात करते हैं, क्या इसको अगर किसी भी जगह पे रखेंगे तो क्या इसका द्रव्यमान में कोई कमी आ जाएगा? नहीं, जो इसका द्रव्यमान जो है वही रहेगा, यानी इसका आयतन भी निश्चित है। चलिए, तो ठोस का आकार और आयतन ये दोनों निश्चित होता है, आप इस बात पे ध्यान रखेंगे। चलिए, ये ठोस का विलक्षण हो गया। अब आइए आगे ठोस के प्रकार के बारे में देखते हैं। ठोस का प्रकार, ठीक है, ये मेरा अगला पॉइंट है। और ठोस का प्रकार ठोस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। आपके ठोस अवस्था में रसायन विज्ञान का जो ठोस अवस्था प्रथम चैप्टर है क्लास 12th का, इसमें ठोस के दो प्रकारों के बारे में कहा गया है। ठोस के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार। ठोस के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। और ठोस के मुख्यतः दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो ये इसमें हम एक है पहला क्रिस्टलीय ठोस। पहला है क्रिस्टलीय ठोस। चलिए, पहला है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरे को हम इस तरफ लिख रहे हैं। दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। आप सभी मेंटली अलर्ट होकर के और कक्षा के हर एक बिंदुओं पर ध्यान देंगे। ये दूसरा प्रकार है अक्रिस्टलीय ठोस, ये पहला प्रकार है क्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, अब इन दोनों के बारे में देखेंगे कि ये क्या होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो क्रिस्टलीय ठोस है उसके कण, क्रिस्टलीय ठोसों का कण एक निश्चित त्रिविमीय पुनरावृत्ति क्रम में सजा होता है। यस, क्रिस्टलीय ठोस का कण, अवयवी कण एक निश्चित और नियमित त्रिविमीय पुनरावृत्ति क्रम में सजा होता है, व्यवस्थित होता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस का अवयवी कण एक निश्चित और नियमित त्रिविमीय पुनरावृत्ति क्रम में व्यवस्थित नहीं होता है। यस, एक निश्चित त्रिविमीय क्रम में सजा हुआ नहीं होता है। ठीक है, तो इसके कण व्यवस्थित होते हैं और इसके कण व्यवस्थित नहीं होते हैं। ये दोनों का परिचय है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस का, यानी इसका कण एक निश्चित और नियमित त्रिविमीय पुनरावृत्ति क्रम में व्यवस्थित होता है। व्यवस्थित होता है।
आप ध्यान रखिएगा, इसके कण एक निश्चित और नियमित त्रिविमीय पुनरावृत्ति क्रम में व्यवस्थित होता है। आप ध्यान रखिएगा, व्यवस्थित होता है, ठीक है। और इसके कण एक निश्चित और नियमित पुनरावृत्ति क्रम में व्यवस्थित नहीं होता है। चलिए, ये दोनों का परिभाषा भी हो गया और दोनों का परिचय भी है। इस पहले बिंदु के आधार पर दोनों में अंतर भी हम समझ सकते हैं कि इसके कण व्यवस्थित होते हैं और इसके कण व्यवस्थित नहीं होते हैं। चलिए, अब हम क्रिस्टलीय ठोस के दूसरे अभिलक्षण के बारे में देखेंगे। तो क्रिस्टलीय ठोस एक निश्चित ज्यामितीय आकार का होता है। क्रिस्टलीय ठोस एक निश्चित ज्यामितीय आकार का होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस एक निश्चित ज्यामितीय आकार का नहीं होता है। हाँ, ध्यान रखिएगा, ये एक निश्चित ज्यामितीय आकार का होता है और ये एक निश्चित ज्यामितीय आकार का नहीं होता है। चलिए, ये एक निश्चित ज्यामितीय आकार का होता है, जबकि ये एक निश्चित ज्यामितीय आकार का नहीं होता है। चलिए, ये दूसरा विलक्षण दोनों में हो गया और तीसरा देखते हैं। तीसरा, क्रिस्टलीय ठोस में ये विषमदैशिक होता है। क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होता है और अक्रिस्टलीय ठोस जो है वो समदैशिक होता है। ये समदैशिक होता है और ये विषमदैशिक होता है। आपको ध्यान देना है, ये विषमदैशिक होता है। विषमदैशिक होता है, विषमदैशिक होता है, जबकि ये समदैशिक होता है। समदैशिक होता है। चलिए, तो थोड़ा सा हम लोग समझ लेंगे कि विषमदैशिक क्या होता है और समदैशिक क्या होता है। बहुत ही सिंपल है, सरल भाषा में समझ लेंगे इसको हम, ठीक है। विषमदैशिक वैसे ठोस को कहा जाता है जिसके संपूर्ण क्षेत्रफल में विद्युतीय और ऊष्मीय चालकता का मान समान न हो। और समदैशिक वैसे ठोस को कहा जाता है जिसके संपूर्ण क्षेत्रफल में विद्युतीय और ऊष्मीय चालकता का मान समान हो, तो उसको बोलते हैं समदैशिक। अब सरल भाषा में इसको हम बोल सकते हैं कि जिसके वैसे ठोस जिसके संपूर्ण क्षेत्रफल में विद्युत समान पास करे, समान मात्रा में पास करे, वो समदैशिक है। और जिसमें विद्युत समान मात्रा में सभी क्षेत्रफल में सभी जगह नहीं पहुंचे समान मात्रा में, वो भी समदैशिक है। ठीक है, तो ये विषमदैशिक है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक प्रकृति का होता है। आप इस पर ध्यान रखें। चलिए अगला विलक्षण को देखते हैं। क्रिस्टलीय ठोस दीर्घप्रासी व्यवस्था वाले होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस दीर्घप्रासी व्यवस्था वाले होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस लघुप्रासी व्यवस्था वाले होते हैं। जैसे कि क्रिस्टलीय ठोस
दीर्घ प्रासी व्यवस्था वाले होते हैं, दीर्घ प्रासी व्यवस्था वाला होता है। और ये लघु प्रासी व्यवस्था वाला होता है, लघु प्रासी। यस, ये दीर्घ प्रासी व्यवस्था वाले होते हैं और ये लघु प्रासी व्यवस्था वाले होते हैं। चलिए, तो इसमें हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा समझ लेंगे कि दीर्घ प्रासी क्या है और लघु प्रासी क्या है। बहुत ही सिंपल है, ध्यान रखिएगा। क्रिस्टलीय ठोसों में जो कणों की नियमितता होती है वो दीर्घ दूरी तक देखे जा सकते हैं। हाँ, क्रिस्टलीय ठोसों में कणों की नियमितता दीर्घ दूरी तक देखे जा सकते हैं, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोसों में कणों की नियमितता जो होती है वो अल्प दूरी तक ही देखे जा सकते हैं। इसमें अल्प दूरी तक देखे जा सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लघु प्रासी। और इसमें कणों की व्यवस्था दीर्घ दूरी तक देखा जा सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं दीर्घ प्रासी। तो क्रिस्टलीय ठोस दीर्घ प्रासी व्यवस्था वाले हैं और क्रिस्टलीय ठोस लघु प्रासी व्यवस्था वाले होते हैं। चलिए, ये अगला अभिलक्षण था। चलिए, कुछ अभिलक्षण की बात और कर लेते हैं हम, ठीक है। पांचवा अभिलक्षण है ये जो होते हैं क्रिस्टलीय ठोस, ये वास्तविक ठोस कहे जाते हैं। हाँ, क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस कहे जाते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस आभासी ठोस कहलाते हैं। आभासी ठोस, यस, ये ठोस की तरह दिखता जरूर है लेकिन ठोस होता नहीं है, इसलिए इसको बोला जाता है आभासी ठोस, और ये है वास्तविक ठोस। चलिए, तो ये वास्तविक ठोस है, ये वास्तविक ठोस है, जबकि ये आभासी ठोस है। आभासी ठोस है, यस। क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस हैं और अक्रिस्टलीय ठोस आभासी ठोस है, ये याद रखिएगा। एक अभिलक्षण और देख लेते हैं, एक लास्ट अभिलक्षण हम लोग देखेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित होता है। यस, क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित होता है और अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक अनिश्चित होता है। यस, इसका गलनांक निश्चित है और इसका गलनांक अनिश्चित है। तो एक अभिलक्षण और देख लेते हैं कि इसका गलनांक निश्चित होता है, गलनांक निश्चित होता है और इसका गलनांक निश्चित नहीं होता है। निश्चित नहीं होता है, यानी ये जो है ना, ये तापमान के एक रेंज में पिघलते हैं। इसका गलनांक निश्चित नहीं है, ये तापमान के एक रेंज में पिघलते हैं, जबकि इसका गलनांक निश्चित होता है। ये कोई निश्चित तापमान बिंदु पर ही पिघलता है, क्रिस्टलीय ठोस, इसलिए इसका गलनांक निश्चित होता है। चलिए, तो ये था क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस, ठीक है। आप सभी अगर ढंग से समझ चुके हैं तो मैं इसको ऊपर वाले पार्ट को इरेज करूंगा, मिटारूंगा और इसके आगे बढ़ूंगा। चलिए, तो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस देख चुके हैं हम लोग। अब आगे हम लोग को देखना है क्रिस्टलीय ठोस, जो पहला प्रकार था क्रिस्टलीय ठोस, उसका प्रकार के बारे में देखेंगे। क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस ये पहला प्रकार था, ठीक है।
क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर देख चुके हैं। अब इसके आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टलीय ठोस जो था, क्रिस्टलीय ठोस, इसके कितने वर्ग हैं, इसको कितने भागों में बांटा गया है? तो क्रिस्टलीय ठोसों को भी मुख्यतः, क्रिस्टलीय ठोसों को भी मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है। हाँ, क्रिस्टलीय ठोस को भी मुख्यतः 4 वर्ग में बांटा गया है। आप ध्यान रखेंगे, 4 वर्ग में बांटा गया है। क्रिस्टलीय ठोस को भी 4 वर्ग में बांटा गया है, 4 भागों में, 4 प्रकारों में बांटा गया है। चलिए पहला ए, इसका पहला प्रकार देखते हैं, आणविक क्रिस्टल। क्रिस्टलीय ठोसों का पहला प्रकार है आणविक क्रिस्टल। आप ध्यान रखेंगे, आणविक क्रिस्टल, यस, आणविक क्रिस्टल, यस, इसका पहला प्रकार है आणविक क्रिस्टल, यस, आणविक क्रिस्टल पहला प्रकार है। तो देखेंगे आणविक क्रिस्टल किस प्रकार के क्रिस्टल हैं। ये आणविक क्रिस्टल जो है ना, आणविक ठोस, ये कैसा ठोस होते हैं देखिएगा। तो इसके अवयवी कणों के बीच, ध्यान रखिएगा, इसके अवयवी कण जो होते हैं, परमाणु या अणु होते हैं। आप इस बात पे ध्यान रखेंगे, इसके अवयवी कण परमाणु या अणु होते हैं। हाँ, इसके अवयवी कण परमाणु या अणु होते हैं, यस, इसके अवयवी कण परमाणु या अणु होते हैं। और इसके कणों के बीच, कणों के बीच दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल होता है। दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल होता है, यस, इसके कणों के बीच दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल होता है। इसके कणों के बीच लंदन बल भी पाए जाते हैं। आपको इस बात पर भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके कणों के बीच दुर्बल वांडरवाल आकर्षण बल होता है और ये प्रायः विद्युत रोधी होते हैं। ध्यान रखना इस बात पे कि विद्युत रोधी होते हैं, यस, ये विद्युत रोधी होते हैं। ये प्रायः करंट पास नहीं होता इससे, ये विद्युत रोधी होते हैं प्रायः, यस। चलिए, इससे भी 3 वर्गों में बांटा गया है। इसका भी 3 वर्ग है, आणविक क्रिस्टल का भी 3 वर्ग है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर लिखेंगे कि इसे भी 3 वर्ग में बांटा जा सकता है। ध्यान रखेंगे कि ये 3 वर्ग कौन कौन से हैं। इसे भी 3 वर्गों में बांटा जा सकता है और ये 3 वर्ग है। इसमें पहला है जैसे कि अध्रुवीय, अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय सहसंयोजक आणविक ठोस। आप ध्यान रखेंगे इस बात पर, अध्रुवीय सहसंयोजक आणविक ठोस, अध्रुवीय सहसंयोजक आणविक ठोस, ये पहला हो गया। दूसरा प्रकार है ध्रुवीय, ध्रुवीय, ये था अध्रुवीय, ये है ध्रुवीय सहसंयोजक आणविक ठोस। चलिए, ये दूसरा प्रकार हो गया। और तीसरा प्रकार है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस,
हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। चलिए अब हम इसमें देख लेते हैं कि कौन से बंध पाए जाएंगे, कौन से बल इनके कणों के बीच पाए जाएंगे। तो कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है और इसी में इसका उत्तर भी है, ध्यान रखिएगा। अध्रुवीय सहसंयोजक आणविक ठोस में अध्रुवीय सहसंयोजक आबंध पाए जाते हैं। अध्रुवीय सहसंयोजक आबंध पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अध्रुवीय सहसंयोजक आणविक ठोस के कणों के बीच अध्रुवीय सहसंयोजक आबंध पाए जाएंगे। हाँ, दूसरा है ध्रुवीय सहसंयोजक आणविक ठोस, तो इसमें कणों के बीच कौन से बंध पाए जाएंगे? ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध पाए जाएंगे। ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध पाए जाते हैं ध्रुवीय सहसंयोजक आणविक ठोस के कणों के बीच, ठीक है। चलिए तीसरा है हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, तो इनके कणों के बीच हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं, हाइड्रोजन आबंध। तो तीनों में जो आबंध की प्रकृति है, आबंध का जो प्रकार है वो इसी में छुपा हुआ है। जैसे कि अध्रुवीय सहसंयोजक आणविक ठोस में अध्रुवीय सहसंयोजक आबंध पाए जाते हैं और इसमें ध्रुवीय सहसंयोजक आबंध पाए जाते हैं, और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस में हाइड्रोजन आबंध पाए जाते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए एग्जाम्पल में आप हो सके तो याद रखिएगा, एग्जाम्पल में बर्फ H2O इसका एक उदाहरण है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए तो ये था आणविक क्रिस्टल और आणविक क्रिस्टल का 3 प्रकार। इसके आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रकार में। इसको मिटा लेते हैं ताकि जगह मिल जाए। चलिए पहला प्रकार हो गया है दूसरा। बी में देखें क्रिस्टलीय ठोस का दूसरा प्रकार बी, आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल इसका दूसरा प्रकार है आणविक क्रिस्टल। आप ध्यान रखेंगे आयनिक क्रिस्टल, यस, इसका दूसरा प्रकार है आयनिक क्रिस्टल। तो आयनिक क्रिस्टल में जो अवयवी कण होते हैं वो धनायन और ऋणायन होते हैं। आयनिक क्रिस्टल में अवयवी कण धनायन और ऋणायन पाए जाते हैं। यस, धनायन और ऋणायन इसमें अवयवी कण है, तो ध्यान रखिएगा। और आयनिक क्रिस्टल में कूलम्बिक बल पाए जाते हैं, परबल कूलम्बिक बल और परबल इलेक्ट्रोस्टैटिक आबंध पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा कि आयनिक क्रिस्टल में कौन से कण पाए जाते हैं, तो इसके अवयवी कण धनायन और ऋणायन है। इसमें कौन से आबंध और बल पाए जाते हैं, तो इसमें कूलम्बिक परबल कूलम्बिक बल पाए जाता है और परबल इलेक्ट्रोस्टैटिक आबंध पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें लिखते हैं कि इसका अवयवी कण धनायन और ऋणायन है, धनायन और ऋणायन है। इसका अवयवी कण धनायन और ऋणायन है और इसमें परबल कूलम्बिक बल पाया जाता है। और इसमें मतलब इसके कणों के बीच इसमें परबल कूलम्बिक बल तथा परबल इलेक्ट्रोस्टैटिक आबंध पाया जाता है, तथा परबल इलेक्ट्रोस्टैटिक आबंध पाया जाता है। चलिए ये हो गया कि इसमें परबल कूलम्बिक बल पाया जाता है और परबल इलेक्ट्रोस्टैटिक आबंध पाया जाता है।
इसके अलावा इसके और भी कुछ अभिलक्षण हैं, उनको भी देखना जरूरी है। ध्यान रखिएगा कि आयनिक क्रिस्टल ठोसीय अवस्था में विद्युत का कुचालक है, लेकिन तरल अवस्था में, द्रवीय अवस्था में यह विद्युत का सुचालक है। इसके अलावा क्या है कि आयनिक क्रिस्टल कठोर होते हैं और क्षणभंगुर होते हैं। आयनिक क्रिस्टल कठोर और क्षणभंगुर होते हैं, तो ये भी चीज लिखना जरूरी है। यस, ये कठोर और भंगुर होते हैं, क्षणभंगुर, टूट जाने वाले, भंगुर होते हैं, और ठोसी अवस्था में विद्युत का कुचालक है। ठोसी अवस्था में विद्युत का कुचालक है। तथा द्रवीय अवस्था में विद्युत का सुचालक है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि इसका गलनांक भी उच्च होता है। इसका गलनांक, इसका गलनांक उच्च होता है। इसका गलनांक उच्च होता है। चलिए आप इसके उदाहरण में देख लेते हैं। जैसे NaCl, जैसे NaCl, ठीक है। ये दूसरा प्रकार हो गया है आयनिक क्रिस्टल। पहला प्रकार था आणविक क्रिस्टल। तीसरा प्रकार में चलते हैं। तीसरा प्रकार सहसंयोजक क्रिस्टल। सहसंयोजक क्रिस्टल ये भी काफी सरल है, काफी आसान है, तो इसको भी देखेंगे, बड़े सरल शब्द में समझेंगे। सहसंयोजक क्रिस्टल, इसमें कणों के बीच परबल, इसके कणों के बीच परबल, मतलब इसके कण जो होते हैं वो सहसंयोजक आबंध के नेटवर्क द्वारा जुड़े होते हैं। ध्यान रखना इस बात पर कि सहसंयोजक क्रिस्टल के जो आबंध होते हैं वो परबल सहसंयोजक आबंध के नेटवर्क द्वारा जुड़े होते हैं। इसके कण जो होते हैं वो सहसंयोजक आबंध के नेटवर्क द्वारा जुड़े होते हैं। इस बात पर ध्यान देना है। इसके कण सहसंयोजक आबंध के नेटवर्क द्वारा जुड़े होते हैं, द्वारा जुड़े होते हैं। यस, इसके कण सहसंयोजक आबंध के नेटवर्क द्वारा जुड़े होते हैं और ये कठोर होते हैं। ये कठोर होते हैं तथा विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक मतलब विद्युत रोधी होता है। विद्युत का कुचालक होता है। हां, इससे विद्युत नहीं पास करता है प्रायः। चलिए इसके एग्जाम्पल में देखते हैं। जैसे हीरा, जैसे हीरा इसका उदाहरण है, यह विद्युत का कुचालक होता है, हीरा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल है ग्रेफाइट। इसका दूसरा उदाहरण है ग्रेफाइट, लेकिन
ग्रेफाइट ये अपवाद है, ये विद्युत का सुचालक होता है, आपको इस बात पर ध्यान रखना है। ग्रेफाइट सहसंयोजक क्रिस्टल का उदाहरण जरूर है, लेकिन ये विद्युत का सुचालक होता है, ये अपवाद में है, तो इस बात पर भी ध्यान रखना है, ये अपवाद में है। और ध्यान रखना है कि हीरा सुचालक कुचालक क्यों है और ग्रेफाइट सुचालक क्यों है। तो बस सिंपल सा अंतर है दोनों में कि हीरा में स्वतंत्र मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं जो विद्युत का चालन कर सके, इसलिए कुचालक है। जबकि ग्रेफाइट में स्वतंत्र यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो कि विद्युत का सुचालक बनाता है ग्रेफाइट को। चलिए ठीक है, ये तीसरा प्रकार था सहसंयोजक क्रिस्टल। अब हम चौथे प्रकार में चलेंगे, धात्विक क्रिस्टल, इसका चौथा प्रकार है धात्विक क्रिस्टल। धात्विक क्रिस्टल के कणों के बीच धात्विक आबंध पाए जाते हैं। इसके जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धातु धनायन द्वारा जुड़े होते हैं, आबंधित होते हैं। धात्विक क्रिस्टल का जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन है वो धातु धनायन द्वारा आबंधित होते हैं। यस, तो लिखेंगे कि धात्विक क्रिस्टल में धात्विक आबंध होते हैं। धात्विक आबंध पाए जाते हैं और इसके मोबाइल इलेक्ट्रॉन धातु धनायन द्वारा आबंधित होते हैं, आबंधित होते हैं। इसके अलावा भी धात्विक क्रिस्टल का बहुत सारे अभिलक्षण हैं, जैसे धात्विक क्रिस्टल तन्य होता है, धात्विक क्रिस्टल आघातवर्ध्य होता है, धात्विक क्रिस्टल में ध्वनिकता का गुण पाया जाता है और धात्विक क्रिस्टल विद्युत का सुचालक होते हैं। तो इन चारों बातों पे भी ध्यान रखना है कि धात्विक क्रिस्टल तन्य होता है, धात्विक क्रिस्टल आघातवर्ध्य होता है, धात्विक क्रिस्टल में ध्वनिकता का गुण पाया जाता है और धात्विक क्रिस्टल विद्युत का सुचालक होते हैं। इन बातों पर भी ध्यान रखना है। तो ये तन्य तथा आघातवर्ध्य होते हैं, आघातवर्ध्य होते हैं। इसमें ध्वनिकता का गुण पाया जाता है। इसमें ध्वनिकता का गुण पाया जाता है और ये विद्युत का सुचालक होते हैं। जैसे आयरन Fe, एल्युमिनियम Al, सोना Au आदि। चलिए, ये इसका एग्जाम्पल में हो गया। तो ये क्रिस्टलीय ठोसों का प्रकार था। आणविक क्रिस्टल पहला प्रकार, दूसरा प्रकार आयनिक क्रिस्टल और तीसरा प्रकार सहसंयोजक क्रिस्टल और चौथा प्रकार धात्विक क्रिस्टल। तो आज हम सभी पढ़े हैं कि ठोस के अभिलक्षण क्या होते हैं। अभिलक्षणों को बारी बारी से देखें, उसके बाद ठोस के प्रकार, ठोस के दो प्रकार हैं
और वो है क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। इसका परिभाषा क्या होता है ये देखें। इसके बाद इन दोनों में और क्या अंतर पाया जाता है, इसके अंतरों को देखें और अंततः हम लोग देखें कि क्रिस्टलीय ठोस को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो क्रिस्टलीय ठोसों को 4 वर्गों में बांटा गया है और ये चारों वर्गों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त किए। अगले क्लास में हम इसके आगे का पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे और इस कक्षा में इतना ही तक बात को सीमित करते हैं। दैट्स ऑल।